विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम निराला जी की प्रसिद्ध कविता जूही की कली का पाठ समझना चाहेंगे। जूही की कली निराला जी की अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। यह कविता हिंदी में एक रोमांटिक कविता या छायावादी कविता के रूप में प्रसिद्ध है। निराला जी की यह एक प्रारंभिक कविता है जिसकी रचना निराला जी ने सन 1916 के आसपास की थी। यह निराला जी की एक अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। इस कविता में निराला जी ने एक साथ प्रेम, श्रृंगार और आध्यात्म का चित्रण किया हुआ है। जहाँ एक ओर ये कविता प्रकृति चित्रण का सुंदर परिचय हमें देती है, वहीं दूसरी ओर ये कविता निराला जी का आध्यात्मिक, साहित्यिक और श्रृंगारिक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है। इन सभी दृष्टियों को समझने से पूर्व हम पहले कविता का भावार्थ समझना चाहेंगे। देखिए विद्यार्थी मित्रों, जूही की कली इस कविता में प्रारंभ में कवि ने जो चित्रण किया है वह इस प्रकार है। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में। ये जो पहला परिच्छेद है, इस परिच्छेद का अर्थ हम समझना चाहेंगे। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न। विजन का अर्थ है निर्जन, वन का अर्थ है जंगल, वल्लरी यानी लता बेली, सुहाग भरी अर्थात सुहागिनी, स्नेह स्वप्न मग्न, स्नेह अर्थात प्रेम, स्वप्न अर्थात सपने में मग्न, अमल कोमल तनु यानी जिसका तन स्वच्छ, सुंदर और कोमल है, तरुणी यानी जो युवा है, ऐसी जूही की कली दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में, अर्थात आंखें बंद किए शिथिल होकर वेली पर पत्तों के गोद में सो रही हैं। ये इस प्रथम परिच्छेद का सरल अर्थ है। फिर भी हम इसे और स्पष्ट करना चाहेंगे। कवि इस कविता में जूही की कली का वर्णन कर रहे हैं। जूही आप जानते हैं कि एक फूल का प्रकार है जो बड़ा ही आकार में छोटा परंतु बहुत ही सुंदर और सुगंधित होता है। जूही के फूल का रंग सुनहरा सफ़ेद इस तरह का होता है और बहुत ही सुगंधित ऐसा ये पुष्प होता है। जूही की कली फूल से और भी नाजुक और छोटी होती है। कवि ने जूही की कली एक युवती का प्रतीक के रूप में जूही की कली शब्द का प्रयोग किया है और ऐसा समझिए कि जूही की कली के चित्रण के माध्यम से कवि यहाँ प्रेम की श्रृंगारिक भावना का चित्रण करना चाहते हैं। इस कविता का ऐसा समझिए कि इसकी पृष्ठभूमि, इस कविता में एक छोटी सी कथा प्रस्तुत की गई है कि वेली पर जूही की कली सो रही है। कौन है ये जूही की कली जिसे कवि ने सुहागिनी युवती की भांति चित्रित किया है? इसके पीछे एक छोटी सी कथा है, एक छोटी कहानी है। ये मानो कोई एक सुहागिनी युवा स्त्री है जो अपने जगह पर शिथिल होकर सो रही है। उसके प्रिय पति उसे छोड़कर
किसी दूर देश में चले गए हैं। देखिए आगे इसी तरह का चित्रण है। विरह विधुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानील। कवि ने आगे कहा है कि अपने प्रिय पति के विरह में विधुर होकर ये नायिका अर्थात प्रिया सो रही है और उसके पति किसी दूर देश में चले गए हैं। कौन है उसके पति? किसी दूर देश में था पवन। पवन अर्थात वात या हवा, पुल्लिंग में पवन उसके पति हैं, जिसे मलयानील भी हम कह सकते हैं। मलय पर्वत की ओर वो चले गए हैं। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई कांता की कमनीय गात। पति के बिछुड़ने से विरह विधुर नायिका सो रही है और एक सपना देख रही है। सपने में वह मिलन के मधुर क्षणों को देख रही है। इसलिए कवि कहते हैं कि आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात। नायिका और नायक चांदनी रात में सफ़ेद या बड़े स्वच्छ प्रकाश में जब वो अपने नायक से मिली थी और उनकी प्रेम चेष्टाएं जहाँ पर संपन्न हुई थी, वो सारे प्रसंग नायिका को सपने में दिखाई देते हैं। उधर मलय प्रदेश में पहुँचे हुए उसके पति अर्थात नायक पवन को अपनी पत्नी कांता की याद सताती है, अचानक आती है। इसलिए कवि कहते कि आई याद कांता की कमनीय गात। फिर क्या? पवन उपवन सर सरित गहन गिरि कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुँचा जहाँ उसने की केली कली खिली साथ। जैसे ही नायिका जूही की कली की याद नायक पति को आ गई, उसने उसी समय मलय प्रदेश को छोड़कर और उपवन अर्थात बाग बगीचे, सर अर्थात तालाब, पुंज अर्थात ये सारे लता बेलियों के पुंजों को, तालाबों को, उपवनों को, गहरे गिरि पर्वतों को, जंगलों को पार करता हुआ वह अपनी नायिका के पास पहुंचा और नायिका से जाकर मिला और दोनों एकाकार हो गए। और नायक के मिलने से नायिका का मन और हृदय खिल उठा। इसीलिए कवि कहते हैं कि पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ।